भाइयों वो तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिपोर्टर डायरी के साथ अज़ादार हुसैन। हर तरफ आजकल कोरोना के हवाले से बातें की जा रही हैं। फैसलाबाद में कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल है, कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, इलाज के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, कितने अफराद की रोज़ाना की बुनियाद पर स्क्रीनिंग महकमा सेहत की जानिब से की जा रही है। कहीं फैसलाबाद में रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस की जो तादाद है वो बढ़ती तो नहीं जा रही, या फिर फैसलाबाद कोरोना वायरस के हवाले से पाक है। इस सारी सूरत हाल के हवाले से फैसलाबाद ज़िले में क्या सूरत हाल है, इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेड क्वार्टर डॉक्टर आसिफ शहजाद साहब, जो कि फैसलाबाद महकमा सेहत की जानिब से फोकल पर्सन कोरोना वायरस भी मुंतखब किए गए हैं, और ज़िला भर में कोरोना वायरस का जो निज़ाम है वो डॉक्टर आसिफ शहजाद डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि फैसलाबाद में इस वक्त कितने कोरोना के जो है वो केसेस हैं, और हम अब तक कितने अफराद की जो है वो स्क्रीनिंग कर चुके हैं, कितने अफराद इसमें नेगेटिव थे और कितने अफराद जो हैं वो पॉजिटिव हैं, और अब तक कितनी अमवात जो हैं वो कोरोना वायरस के बाइस हुई हैं। जी अज़ादार, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, आपका और सिटी 41 का। तो इस वक्त जो करंट सिचुएशन है कोरोना सूरत हाल की, इसमें और अगर हम एक माह पीछे चले जाएं तो इसमें बड़ा फ़र्क है। एक माह पहले जब हमने टेस्ट कंडक्ट कर रहे थे डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स के, मैरिज हॉल के, डिफरेंट मार्केट सैम्पलिंग थी, स्कूल एजुकेशनल सैम्पलिंग थी, उस वक्त हमने जब महसूस किया, देखा, उस वक्त जो रिपोर्ट्स थी पॉजिटिव केसेस की बहुत कम थी, नेगलिजिबल थी, कि शाज़ नाज़र केस रिपोर्ट हो रहा था 1 से 1.5 माह पहले। तो लेकिन इस वक्त जो है तकरीबन पिछले 2 हफ्तों में जो सूरत हाल है वो गंभीर होती जा रही है। इस हवाले से इस वक्त जो टॉप मोस्ट प्रेवलेंट एरिया है उसमें हमारा पंजाब मेडिकल कॉलेज है, और साथ नर्सिंग हॉस्टल है। उसमें हम डे बाय डे वो अपडेट भी करते रहते हैं और हमारा राब्ता भी रहता है। तो इसके साथ साथ जो डेली रूटीन केसेस होते हैं पॉजिटिव, जो 24 आवर की रिपोर्ट होती है हमारे पास, वो दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 5-6 दिनों से जो केसेस की एवरेज तादाद है वो 10 से ज़्यादा है। तो उसके साथ जो केसेस हैं इनको हम डेली रूटीन बेसिस पे एक पॉजिटिव केस के हम कमोवेश 20 पेशेंट जो जिनके साथ वो मिलता है उसको ट्रेस करते हैं, ताकि उनको ट्रेस करने के बाद उनके भी सैंपल लिए जाते हैं, ताकि कोई अगर वो भी पॉजिटिव है तो हम उनको आइसोलेट कर सकें। तो एक माह का जो अगर हम कंपैरिजन करें पिछले एक माह का और अब, तो उसमें हमें सूरत हाल परेशान कौन दिखाई दे रही है। जो रोज़ाना की बुनियाद पे केसेस में इजाफ़ा हो रहा है तो ये परेशानी का बायस है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। सब लोगों को जो है मास्क का बाकायदा इस्तेमाल है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है। जो स्कूल और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बच्चे जा रहे हैं वो भी इन SOPs को फॉलो करें, ताकि हम सब का ये कलेक्टिवली और मजमूई तौर पर ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस वबा से निकलने में जिस तरह पहले कामयाब हुए हैं और इस बार भी हो जाएं। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, जैसे आप इस निज़ाम को देख रहे हैं, जब पिछले दिनों महकमा सेहत की जानिब से कोरोना वायरस की वबा कंट्रोल हुई तो इस दौरान हमने फैसलाबाद शहर के 8 बाज़ारों में स्क्रीनिंग की। इसके अलावा हमने जो मुख्तलिफ सरकारी महकमे थे वहाँ पे तैनात मुलाजमीन की स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी की सैम्पलिंग की गई, स्क्रीनिंग की गई, जो मैरिज हॉल हैं वहाँ पे स्क्रीनिंग की गई, और इसके अलावा जो शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पे स्क्रीनिंग की गई। तो वहाँ पे क्या सूरत हाल रही, क्या समझते हैं कि उस वक़्त की सूरत हाल और इस मौजूदा सूरत हाल में क्या फ़र्क है? जो सरकारी महकमों के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि हमने कौन कौन से महकमों में स्क्रीनिंग की है, उसमें सरकारी महकमों में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस है, उसकी हमने सैम्पलिंग की। उनमें तकरीबन 94 केसेस थे और उनका कोई एक पॉजिटिव भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। हमें बड़ी खुशी हुई कि वो बड़ा SOPs को फॉलो कर रहे हैं। इसके साथ साथ फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के कमोबेश 400 से 500 जो एम्प्लॉइज़ हैं, मुलाजमीन, हमने उनके टेस्ट किए हैं। इसके साथ अब हमारा फर्दर प्लान है, जैसे FBR है और दूसरे मुख्तलिफ महकमे हैं, हम उनमें भी स्क्रीनिंग करें। तो ये भी साथ है। लेकिन अब थर्ड फेज़ जो स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की सैम्पलिंग वो भी स्टार्ट है। डेली बेसिस पे कम व बेश हम तकरीबन 900 से 1000 सैंपल जो है
वो हम कर रहे हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ जो है 3 को हमने कल कम वेश 900 सैंपल भेजा है फैसलाबाद BSL 3 लैब में। तो आज भी हमारे पास इस वक्त 800 से ज़्यादा सैंपल जो जमा हो चुका है, जो हम शाम को डिस्पैच कर देंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कौन से इलाके फैसलाबाद में ऐसे हैं जहाँ पे स्मार्ट लॉक डाउन लगाया गया और वहाँ पे केसेस जो थे वो ज़्यादा रिपोर्ट हुए, तो अब क्या समझते हैं कि अब कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ से अब केसेस रिपोर्ट हो सकते हैं और वहाँ पे जो है स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगाया जा सकता है? अगर हम देखें कि आने वाले चंद दिनों में कि कौन कौन सी जगह हैं यहाँ पे हमें ये शायबा या हो रहा है कि यहाँ इंसिडेंस ज़्यादा हो सकती है, केसेस रिपोर्ट हो सकते हैं, तो हमें उनके बारे में उस हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। उनमें हम ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से और नर्सिंग हॉस्टल के हवाले से। तो बाकी अगर शहर में देखा जाए तो मुख्तलिफ़ कॉलोनीज़ जो हैं, डिफरेंट एरिया, एक एक केस रिपोर्ट और 1 या 2 हो जाते हैं, तो हम उनकी फैमिली को ट्रेस आउट करते हैं। अगर वो फैसलाबाद में तो हम यहाँ पे लोकली उसके सारे टेस्ट ले लेते हैं। अगर वो खुदा न खास्ता किसी मजबूरी के बायस वो फैसलाबाद से बाहर भी फैमिली चली जाती है, तो गवर्नमेंट ने सिस्टम ऐसा बना दिया है थ्रू एप्लीकेशन कि हम उस पेशेंट को उसके मोबाइल नंबर के थ्रू और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ वो होता है मकाम पजीर रब्ता करके उस डिस्ट्रिक्ट में चेंज कर देते हैं, और वो उस डिस्ट्रिक्ट वाले जो हैं उसको करके रब्ता उसके भी 20 सैंपल लेते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट की तरफ से भी, ताकि स्क्रीनिंग का अमल जारी रहे और हम इसके तदारक में एक अच्छा अमल और अच्छा रोल अदा कर सकें। तो जो इस वक्त पिछले माह अक्टूबर में कमोबेश 4 अमवात हुई हैं कोरोना के हवाले से, तो जो 4 अमवात हैं, लेकिन अब ये पिछले जो 4 दिन हैं इसके नवंबर के, अभी तक कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई कोरोना के हवाले से हमारे इधर फैसलाबाद में। तो अब ये है कि हमें मज़ीद इसको देखना होगा, SOPs को फॉलो करना होगा। डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो हैं हमारे कैंपस फैसलाबाद सिटी में और कॉलेजेस जो हैं, हम सबको SOPs को फॉलो करना चाहिए, और क्लासेस में जिस तरह एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी के जो सिटिंग पोजीशन है स्टूडेंट्स की, जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की तादाद को कैसे रखना है, हाफ स्टूडेंट्स एक दिन बुलाने हैं, हाफ स्टूडेंट्स को एक दिन बुलाना है, या जिस तरह इंस्टीट्यूशन अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो ये मैनेज होना चाहिए ताकि स्टूडेंट लेवल पे भी हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी चलते रहें। जो शॉपिंग मॉल्स हैं, डिफरेंट मैरिज हॉल्स हैं, इनको भी चाहिए कि ये भी SOPs को फॉलो करें और एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए, ताकि लोगों का रोज़गार भी चलता रहे और हम इस कोरोना जो है कोविड-19 से जो है छुटकारा भी पा सकें। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और जो सारी ज़िले भर की सूरत हाल थी रवां साल के हवाले से, हमें कोरोना वायरस में जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिस तरह हमने इसका मुकाबला किया और जिस तरह इलाज की सहूलियात फराम की गई, कितनी अमवात हुई, आपने तमाम तर तफसीलात से कहा किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब हम चलेंगे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट हेल्थ सेंटर में, जहाँ पे तहसील हेडक्वार्टर हस्पतालों में तैनात डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ की ट्रेनिंग का अमल जारी है, और हुकूमती हदायत पर जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो फैसलाबाद पहुँचे हैं और उनकी जानिब से कोरोना के हवाले से रिफ़्रेश ट्रेनिंग का अमल जो है वो जारी है। वहाँ पे जाके हम देखेंगे कि जो ट्रेनिंग है वो किस सतह पे करवाई जा रही है, क्या पहले वाली ट्रेनिंग करवाई जा रही है या इसमें कोई मज़ीद पेशरफ्त देखने में ट्रेनिंग में जो है वो नज़र आ रही है। अब इस सारी सूरत हाल के हवाले से हम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर में मौजूद जो अफसरान हैं उनसे रब्ता करते हैं। भाइयों वो तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बाइस हुकूमत भी मुतहरक हो चुकी है, और ऐसे में हुकूमत की जानिब से पंजाब भर में डॉक्टर, नर्सेज और जो पैरामेडिक स्टाफ हैं इनकी ट्रेनिंग का अमल शुरू हो चुका है। और ऐसे में फैसलाबाद में डायरेक्टर जो हेल्थ हैं उनकी जानिब से ट्रेनिंग जो दी जा रही है, किस किस्म की ट्रेनिंग दी जा रही है, हमारे साथ डॉक्टर सरवर सादिक साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये जो मौजूदा लहर कोरोना वायरस की जिसमें इजाफ़ा हुआ है, इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब ने ये फ़ैसला किया है कि तमाम अज़ला में रिफ़्रेशर ट्रेनिंग का आगाज़ किया जाए। तो सेक्रेटरी हेल्थ की इंस्ट्रक्शन पे ये आज 5 टीमें बनी थी, उसमें टीमों में हमारी ड्यूटी लगी थी
कि आपने फैसलाबाद और चेनोट की ट्रेनिंग आज करवानी है हमने, कल हम टोबा टेक्सिंग की करवाएंगे, परसों हमने गुजरात और मंडी बहाउद्दीन की करवानी। इसी तरह 5 टीमें जो हैं उन्होंने 4 दिनों में पूरे पंजाब में ट्रेनिंग वगैरह करवानी। तो ये ट्रेनिंग जो हो रही है इसमें वो डॉक्टर्स, वो स्टाफ जो कोरोना वायरस के मरीज़ों के साथ डायरेक्ट कंटेक्ट होता है, जिनका पहला राब्ता होता है या तशख़ीस करते हैं या टेस्ट लेते हैं, उन लोगों की ट्रेनिंग हो रही है। तो इसमें तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक और वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल से, और इसके अलावा एक हाई डिपेंडेंसी यूनिट होता है जहाँ पे कोरोना के पेशेंट्स का इलाज किया जाता है, कन्फर्म मरीज। वहाँ पे जो भी स्टाफ है, स्टाफ नर्स है, डॉक्टर्स है, अपना स्पेशलिस्ट हैं, और उसके अलावा जो जेनिटोरियल स्टाफ है, सफाई करने वाला जो भी अमला वार्ड में, उनकी भी ट्रेनिंग की जाएगी। तो इनको डॉनिंग एंड डॉफिंग, किस तरह वो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, किस तरह उनको उतारते हैं, किस तरह ये टेस्ट लेते हैं, इसके अलावा उनकी मरीज़ की डायग्नोसिस क्या कैसे करनी है, वो सारा तरीक़ाकार बताया जाएगा। उसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि वो पब्लिक जो है वो भी अपने तौर पे मास्क का इस्तेमाल करे, सोशल डिस्टेंस करे, और जहाँ पे कोई पेशेंट वगैरह को, जहाँ पे अलामतें हों, सस्पेक्ट पेशेंट हो, जिसको खांसी हो, बुखार हो, तो उसका जो है वो टेस्ट करवाया जाए। ठीक है, इस सिलसिले में ये अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, सेक्रेटरी हेल्थ साहब की तरफ से ये रिफ्रेशर ट्रेनिंग आगाज़ कर दी है। ये इन लोगों ने पहले भी ट्रेनिंग की हुई है, लेकिन ये मौजूदा सीज़न जो शुरू हुआ है, इस सिलसिले में ये सब लोगों की दोबारा ट्रेनिंग की जा रही है। सर ये भी बताइएगा कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का आप जिक्र कर रहे हैं कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में तैनात जो मुलाजमीन हैं उनकी ट्रेनिंग करवाई जा रही है। क्या जो हमारे सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरियाँ हैं, ज़िला कौंसिल की डिस्पेंसरियाँ हैं, या रूरल हेल्थ सेंटर हैं, या BHU हैं, क्या वहाँ पे भी ट्रेनिंग कराई जाएगी? क्योंकि मरीज़ तो कहीं से भी जो है वो रिपोर्ट हो सकता है। वो इस तरह है कि यहाँ पे हम जो ट्रेनिंग करवाएंगे ये मास्टर ट्रेनर तैयार हो जाएंगे। ठीक है ना जी, स्पेशलिस्ट। पहले भी इस ट्रेनिंग से पहले यहाँ के अपना प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर अहमद ख़ान की लाहौर में ट्रेनिंग हुई थी। वो ठीक है, वो मास्टर ट्रेनर बन गए थे इधर आके, आज हमारे साथ ट्रेनिंग्स में उन्होंने भी शमूलियत की है। ठीक है, इस तरह ये हम मास्टर ट्रेनर तैयार कर देंगे। ये अपना जाके तो BHU RSC का जो स्टाफ है उसको भी ट्रेनिंग देंगे। ठीक है सर, इस सिलसिले में जो हिफाजती सामान के हवाले से मुलाजमीन को मुश्किलात का सामना रहता है, मास्क के हवाले से बात की जाए या जो सैनिटाइज़र के हवाले से बात की जाए, तो इस हवाले से क्या कोई इकदाम की जाए? हाँ जी, ये DG ऑफिस की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से इनको इंस्ट्रक्शन आ गई है कि जो आपकी स्टाफ की जो भी डिमांड है प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स की हॉस्पिटल में, ये सारी वो टाइम से पहले सारी जो ना डिमांड चीज़ें जो पूरी कर लें। स्टोर में पूरा इनका 2-3 माह का जो भी सीज़न चलना है उसका स्टॉक हर सूरत में पहले से मौजूद होगा। सर क्या समझते हैं कि ये जो लहर आ रही है ये कितना अर्सा रहेगी, कितने महीने रहेगी? आप ये 2-3 माह सर्दियों का जो सीज़न है जिसमें फ्लू ज़्यादा हो जाता है, खांसी वगैरह ज़्यादा, और लोगों का भी जैसा प्रोटेक्शन, और इस तरह पंजाब के, पाकिस्तान के अलावा पूरे दुनिया में इसका जो है ना दोबारा सर्ज हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पाकिस्तान में पहले अल्लाह ताला का फजल रहा है, करम रहा है कि यहाँ पे इस तरह का पेशेंट्स वगैरह ज़्यादा नहीं आए या डिज़ीज़ ज़्यादा नहीं फैली, इस दफ़े भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम सब इसी तरह कोशिश करेंगे और अपना मास्क वगैरह इस्तेमाल करेंगे, सोशल डिस्टेंस रखेंगे, और तरीके अपना कंटैक्ट्स जो हैं उनकी अर्ली डायग्नोसिस होगी और टेस्ट वगैरह करवाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी हम इससे निकल जाएंगे बच। सर ये बताइएगा, पिछली दफ़ा लहर में कैसा एक खौफ व हरास पाया जा रहा था, और इस दफ़ा में आप देख रहे हैं कमी पेशी है, या इस दफ़ा जो है ज़्यादा केस रिपोर्ट होते हैं? नहीं, इस दफ़ा उस तरह का खौफ व हरास नहीं है, क्योंकि लोगों में इम्यूनिटी भी आ गई है, लोगों में अवेयरनेस भी ज़्यादा हो गई है पहले से ज़्यादा। जो पिछली दफ़ा जिस तरह की लहर खौफ था, व फियर था, वो अब आवाम में नहीं है। लेकिन आवाम को अपना एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपने तौर पे पूरी एहतियात करनी चाहिए ताकि जो है इस डिज़ीज़ से हम बच सकें। बिल्कुल, आवाम को जो है वो एहतियात बरतनी होगी। हमारे साथ टेक्निकल सपोर्ट ऑफिसर जो कि लाहौर से आए हैं और ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा हैं और मुलाजमीन को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये क्या कहते हैं इनसे जानते हैं। सर आप क्या कहेंगे ट्रेनिंग के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्रेटरी हेल्थ साहब की डायरेक्शन पे हम लोग जहाँ पे आए हैं ताकि हर तरह के अमले को, स्वीपर से लेके डॉक्टर तक सबको ट्रेन किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में हम कोरोना से अच्छे तरीके से फ़ाइट कर सकें। पहले भी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने, स्पेशली सेक्रेटरी हेल्थ साहब ने बड़ी मेहनत की है, जिसकी वजह से पंजाब में कोरोना जो है पूरा मुकम्मल तौर पे तकरीबन जो है ख़त्म हो गया था। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगस्त के शुरू में हमारे पास इतने ही पेशेंट थे, 400 कुछ पेशेंट थे, और सितंबर 4 सितंबर को फिर 484 थे। अभी
3 अक्टूबर को ये पेशेंट बढ़ के 1167 हो गया। मतलब ये है कि ये एक दफ़ा फिर बढ़ना शुरू हो गए हैं, जो कि जुलाई के एंड में हमारा यही फिगर था जो आज के दिन को फिगर है। सो हमने कोशिश करनी है कि हम इसको आगे ना बढ़ने दें, यहीं पे रोक लें। और वो कैसे मुमकिन है? अगर लोग तावन करें। हैंड वाशिंग जो कि हमारे दीन का जो निसफ़ ईमान है वो उसका हिस्सा है। आप सफाई की मेन जो है उसकी तरफ तवज्जो करेंगे तो ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे। हाथ धोएं बार बार, लोगों एक दूसरे में वक्फ़ा रखें, 6 फीट का कम वक्फ़ा हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका सोशल डिस्टेंस, वक्फ़ा। उसी पे जो है जितनी दूर रहेंगे उतना बेहतर रहेंगे। सो कोशिश करें घर से कम निकलें, फासला रखें, बार बार हाथ धोएं। ये सबसे ख़ास मैसेज है जो हर बंदे तक पहुंचना चाहिए। ये बताइएगा कि किस एज के जो हैं वो अफराद मुतासर हो सकते हैं, बच्चे, बड़े या जो ज़ईफ़ अफराद हैं वो मुतासर? आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है। जो पिछला पूरा डाटा है हमने सारा एनालाइज आज तक किया है, उसमें जो वर्किंग ग्रुप है या जो यंग बंदे हैं वो ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। उसमें क्यों अफेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि वो ज़्यादा घर से बाहर निकलते हैं, काम पे जाते हैं, मूवमेंट उनकी ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा बीमार भी वही होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आबादी चूँकि ज़्यादातर जवान बंदों पे मुश्तमिल है। एक रीज़न वजह ये भी है कि हमारे यहाँ पे ख़राबी कम हुई है क्योंकि हमारे ज़्यादा बंदे जवान हैं और जवान बंदों में इम्यूनिटी अच्छी होती है, उस वजह से रिकवरी भी अच्छी है। सो ये ज़्यादा ख़तरनाक उन लोगों के लिए है जो अबव 50 हैं, क्योंकि और उनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक उनके लिए जिनको जिगर की, गुर्दे की या दिल की बीमारियां हों, क्योंकि दिल की बीमारियां, शुगर और गुर्दे, ये इनके लिए बहुत ख़तरनाक किस्म की बीमारी। कोशिश करें ये लोग घर से बिल्कुल ना निकलें, किसी भी हॉस्पिटल में किसी का पता शता लेने ना जाएं। कोशिश करें कि ये मिनिमम जो है मूवमेंट करें। ये भी बताइएगा यहाँ पे कि जिस तरह आपकी जान से ये बताया गया कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में ट्रेनिंग का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया मुलाजमीन की, तो क्या इलाज की सहूलियात भी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की सतह पे जो है फराम की जाएंगी या उसके लिए टीचिंग अस्पतालों में जो है वो खुसूसी तौर पर यूनिट्स वगैरह बनाएंगे? हमने इब्तदाई तौर पे जो है वो जितने हमारे बड़े हॉस्पिटल हैं, जैसे हमने पहले स्टार्ट किया था, अभी भी उसी स्ट्रेटजी को लेकर जा रहे हैं। तो हमने उनका पूरा का पूरा इंतज़ाम कर लिया हुआ है। पेशेंट की जो एडमिशन के लिए हमने पूरा अरेंजमेंट कर लिया हुआ है। सो इसमें किसी चीज़ की कमी कोताही नहीं है, ना ही थी पहले और ना ही अब होगी इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, ना पहले ही कमी कोताही थी ना ही इंशाल्लाह जो है वो अब होगी। और इस सिलसिले में फैसलाबाद के कौन कौन से हॉस्पिटल जो है वो मुख्तस किए गए हैं इलाज के लिए, जहाँ पे कोरोना वायरस के मरीज़ों का इलाज किया जाएगा और कौन कौन सी सहूलियात हैं, हमारे साथ फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इस सिलसिले में क्या कहते हैं, आएँ आपको वो भी सुनवाते हैं। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, आने वाले वक्त में अगर कोरोना के केसेस की तादाद में इजाफ़ा होता है तो फैसलाबाद के जो टीचिंग हॉस्पिटल हैं वहाँ पे इलाज की क्या सहूलियात मरीज़ों को मुयस्सर आ सकेंगी और कौन कौन सा वार्ड जो है वो इसके लिए मुख्तस किया गया और किन किन डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है और इलाज की हमारे पास किस किस्म की सहूलियात मौजूद हैं। हमारे साथ फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र अली चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का कि आपने अपना कीमती टाइम में से वक्त हमारे लिए निकाला। इम्पॉर्टेंट जो है मौके पे जबकि कोरोना की दूसरी वो जो लहर है वो दोबारा से फैल रही है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने नाज़रीन को बताएं कि क्या सहूलियात हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। जैसे आप जानते हैं कि मार्च में ये कोरोना की पहली लहर आई थी और बड़ी शद्दोमत के साथ आई थी, और आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आ गया था हमारे पास 400 से 500 मरीज़ तीनों अस्पतालों में थे और उसके अंदर हमारे पास तकरीबन 250 मरीज़ ऐसे होते थे जिनको हमें कॉन्टीन्यूसली ऑक्सीजन देनी पड़ती थी। तो ये जो हमने इसको सारे हैंडल किया पहली लेयर को और वो जो तजर्बा हासिल किया वो हमारे लिए इतना मुफीद साबित हुआ है कि इंशाअल्लाह ताला कि ये जो भी लहर आएगी इसको भी हम बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लेंगे। आपको शायद याद होगा कि पहली दफ़ा तो हमने इस तरह किया था कि एक हस्पताल को मखसूस कर दिया था, गुलाम मोहम्मद आबाद हॉस्पिटल को कोरोना के पेशेंट्स के लिए।
और जब मरीज़ों की तादाद बढ़ी तो हमने DHQ हॉस्पिटल भी उसके अंदर शामिल कर दिया, फिर एलाइड हॉस्पिटल भी शामिल कर दिया, ICU बेड्स बढ़ा दिए और कई वार्ड ऐसे थे जिनको हमने बंद करके उनको कोरोना वार्ड में तब्दील कर दिया। तो इस दफ़ा हमारा जो प्लान है वो ये है कि हम एक अस्पताल मुख्तस नहीं करेंगे। हम सबसे पहले एलाइड हॉस्पिटल जो है इसमें जितनी भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं इनको यूटिलाइज़ करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा वबा उतनी शिद्दत से नहीं आएगी जितनी पहले थी। और जिस तरीके से हम लोगों ने इंतजाम कर लिए हैं, हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, हमारे पास हाई फ्लो नेज़ल कैनुला मौजूद हैं, इस वक्त 25 की तादाद में हाई फ्लो नेज़ल कैनुला मौजूद हैं, CPAP मशीनें मौजूद हैं। जैसे आप जानते हैं कि पहले जो बहुत सीरियस पेशेंट होता था उसको वेंटिलेटर पर डाला जाता था और वेंटिलेटर पर शरह मवाद बहुत ज़्यादा थी। हाई फ्लो नेज़ल कैनुला या जो दूसरा CPAP मशीन है इसके ऊपर मरीज़ों के बचने की शरह बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये मशीनें हमने इंतज़ाम कर रखा है। हमारे पास एलाइड हॉस्पिटल में भी हैं, DHQ में भी हैं, लेकिन सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि एलाइड हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारा तजर्बा बहुत कामयाब रहा है, यहाँ आइसोलेशन वार्ड 2 हैं, उसके अलावा हमने एक कोविड ICU बना दिया है, इसमें इस वक्त भी 25 वेंटिलेटर जो हैं वो काम कर रहे हैं और 5 हमारे पास और वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। नीचे इमरजेंसी में हमारा एक छोटा ICU है। तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग बेहतरीन तरीके से इसको मैनेज करेंगे। आप जानते हैं हमारी BSL 3 लैब जो है वो भी पूरी हम वक्त काम कर रही है और इसके अलावा हमारे पास वो जो एक्टेमरा इंजेक्शन है वो भी सही तादाद में मौजूद है। सर बताइएगा कब से मुतवक्किल है कि जो कोरोना वायरस की लहर है इसमें इजाफा हो सकता है, और क्या समझते हैं कि जो गुज़िश्ता कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए थे इस बार जो है वो पिछले बार से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होंगे या इस दफ़ा आप कम देख रहे हैं केसेस? मैं नहीं समझता कि कोई मुश्किल पेश आएगी हमें कोरोना की सेकंड वेव को मैनेज करने में। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है कि ये कितनी शिद्दत से आएगी, तो ये ज़रूर है कि ये मौसम इस तरह है जिसके अंदर फ्लू हो जाता है, आप जानते होंगे। और अगर मरीज़ को फ्लू हो और ख़ास तौर पे बूढ़े लोग जो हैं जो वैसे ही सर्दियों के मौसम के अंदर फ्लू से इफ़ेक्ट हो जाते हैं, अगर उनको खुदा न खास्ता कोरोना हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो इस लिहाज से ये हमारा ख्याल है कि जो 60 साल से ऊपर के जो मरीज़ हैं और जो लोग जिनको शुगर की बीमारी है या जिनको सांस की बीमारियां हैं, इनमें अगर कोरोना हो तो वो शिद्दत इख्तियार कर सकता है। यही वो लोग हैं जो वल्नरेबल होंगे। बाकी ये वेव सेकंड जो आई है ये मेरे ख्याल में इसकी पूरी तैयारी रहनी चाहिए और हमें सारे SOPs पे अमल करना चाहिए जो हम इससे पहले अमल कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह पहले हमें पेशेंट 400-500 के करीब थे, मुझे नहीं लगता कि इतने होंगे। उसकी वजह ये है कि देखें, एक होती है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी ये होती है कि जब सोसाइटी के अंदर एक बीमारी फैलती है तो उसके अंदर मरीज़ों के अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि तकरीबन 80% पेशेंट जो हैं इससे रिकवर हो जाते हैं। जो 80% रिकवर होते हैं उनमें हार्ड इम्यूनिटी होती है। कई ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको सिम्टम्स भी नहीं होते और वो उनके अंदर इम्यूनिटी हो जाती है। तो हमने अभी तक जो मुशाहिदा किया है उसमें ये है कि काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आए हैं जो रिकवर हो गए और उनके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिनकी अंदर एंटीबॉडीज़ भी हैं और उनको कोई सिम्टम्स भी नहीं हुए। तो हर्ड इम्यूनिटी किसी हद तक, अगर हम 100% नहीं कहते तो मेरे ख्याल में 40 से 50% हर्ड इम्यूनिटी हमारे मुआशरे में आ चुकी है। और इस इम्यूनिटी के आने के बाद ये तवक्को की जा सकती है कि जो सेकेंड वेव अब आई है इसकी अगर आएगी तो वो इतनी शदीद नहीं होगी। सर बताइएगा, इस दफ़ा देखने में नज़र आ रहा है कि कोरोना के हवाले से ये भी बात जो है वो मुशाहिदे में आई है कि इस दफ़ा कोरोना जो है वो शक्ल तब्दील करके आ रहा है। इसका क्या मकसद है और इससे जो है शहरी कितने इफेक्ट हो सकते हैं? ये वायरस जो है इसकी हैत या इसकी फॉर्म तब्दील हो रही है कि नहीं हो रही, वो वाकई ही हो रही है। पहले जब आइसोलेट हुए थे तो 4 डिफरेंट स्ट्रेन्स थे, अब ये नंबर ऑफ़ स्ट्रेन्स भी बढ़ गया है। और वायरस जो है इसकी एक खूबी ये है कि ये खूबी कहना तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि इसके अंदर ये मुश्किल ये है कि ये अपनी शक्ल वक्तन फ़वक्तन चेंज करता रहता है। तो उसकी वजह से
ऐसा देखा गया है कि वो लोग जिनको पहले वायरस का हमला हुआ और उसे रिकवर कर गए, उनको भी दोबारा हो रहा है। हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब हैं जिनको पहले कोरोना पॉजिटिव आया था, ठीक ठाक हो गए, अब उनको दोबारा फिर सिम्टम्स आए हैं, उनका टेस्ट कराया, फिर कोरोना पॉजिटिव है। तो इसमें ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये कोई ऐसा स्ट्रेन है जिसने अपनी शक्ल चेंज कर ली है, या दूसरी बात ये है कि उनकी इम्यूनिटी जो है वो नहीं बनी उसकी वजह से, क्योंकि ये जो इम्यूनिटी है ये हर शख्स की फ़र्क होती है। कुछ लोगों में बड़ी जल्दी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और वो बड़ी देर तक रहती हैं जिस्म के अंदर, कुछ लोगों में बहुत देर से बनती हैं, या ऐसा होता है कि बनती हैं और साथ ही ख़त्म हो जाती हैं। तो ये हर शख्स जो है उसका रिएक्शन जो है इस वायरस में मुख्तलिफ होता है, इसलिए दोबारा होने के चांसेस ज़रूर हैं। और इसमें एक वजह वायरस की शक्ल की तब्दीली है, दूसरा है कि मरीज़ के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं नहीं। सर ये भी बताइएगा कि यहाँ पे सुनने में आ रहा था कि वैक्सीन जो है वो जल्द मुतारफ़ करवाई जाएगी, तो क्या समझते हैं कि वैक्सीन किस स्तर पे जो है पहुँच चुकी है, और क्या पाकिस्तान में भी ये जो वैक्सीन है मुतारफ़ करवाई जाएगी, और कब तक इसकी जो सहूलत है वो फराहम हो सकेगी? और बाकी फ़्लू की वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है। जिन लोगों को अभी फ़्लू नहीं हुआ, या वो लोग जिस तरह मैंने कहा है कि बुज़ुर्ग हैं जिनको सांस की बीमारी है, उनको फ़्लू की वैक्सीन ज़रूर लगवा लेनी चाहिए ताकि उनको फ़्लू ना हो। क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि फ़्लू के दौरान अगर ये वायरस का हमला हो तो वो शिद्दत इख्तियार कर सकता है, तो ये एहतियात की जाए। बाकी SOPs उसी तरह अमल किया जाए। आप जैसे देखते हैं मुआशरे में अभी भी लोग मास्क नहीं पहन रहे और वो जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे। आप जानते हैं हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर भी कोई 9-10 लोग जो हैं मुतासर हुए हैं, और उसकी भी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे बच्चे भी, इनको हमने मास्क भी दिए हुए हैं, इन जगह जगह हमने इश्तहार लगाए हुए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, लेकिन ये उसके बावजूद नहीं करते। सुबह मैंने 10 बच्चों को आते देखा है जिसमें मास्क पहने थे, मास्क यहाँ पे लटके हुए थे, और नाक और मुंह, इस मास्क का कोई फ़ायदा नहीं जब तक ये आप पूरी तरह ना पहने। अब जब बच्चे, हमारे मेडिकल स्टूडेंट भी इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम अपने माशरे के बाकी लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि SOPs पे अमल किया जाए। जैसे आपको पता है कल जो हाई लेवल मीटिंग हुई है उस पर स्मार्ट लॉकडाउन का फिर फैसला कर दिया है वज़ीर आज़म साहब ने, और मेरे ख़्याल में ये बहुत ज़रूरी होगा कि अगले 2 महीने, यानी ये नवंबर और दिसंबर और जनवरी का कोई दो हफ्ते, ये बहुत अहम है, और इसके अंदर अगर हमने इसको कंट्रोल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला हम सेकंड वेव पे भी काबू पा लेंगे। अब जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक है, आप ये देखेंगे तकरीबन 8-9 माह से ये बीमारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, और इतने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जो इसके लिए वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। रशिया ने भी वैक्सीन बनाई, अमेरिका ने वैक्सीन बनाई, और उसके फ़ेज़ 3 ट्रायल भी हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं आई जिसमें कहा जाए कि उसके 100% रिज़ल्ट हैं। और उसकी फिर वजह यही है कि ये अगर हम एक स्ट्रेन के ख़िलाफ़ वैक्सीन बनाएंगे तो हो सकता है दूसरा स्ट्रेन हमला कर दे। तो अभी तक ये नहीं हुई। शायद ये जब वायरस डाई आउट हो रहा हो तकरीबन और 5-6 महीने के बाद, और ये इसके स्ट्रेन ख़त्म हो जाएं या एक स्ट्रेन रह जाए तो उसके ख़िलाफ़ वैक्सीन बने, तो मेरे ख़्याल में वो फिर ऐसी वैक्सीन होगी जो हर साल लगवानी पड़ेगी। तो उसमें भी कुछ टाइम है। वैक्सीन का इंतज़ार किए बग़ैर हम लोगों को चाहिए कि SOPs पे अमल करें, और उसके अलावा सर्दी से बचें। अब आगे मौसम आ रहा है सर्दी वाला, और कोशिश करें कि बाहर जब बहुत ज़्यादा धुंध हो या स्मॉग, अब देखें स्मॉग भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, ये स्मॉग एक और बड़ा फैक्टर होगा सर्दी के अलावा, कि अगर इसके दौरान अगर आपको खुदा न खास्ता कोरोना वायरस हो जाता है या लग जाता है तो उसके नताइज कोई अच्छे नहीं होंगे। तो एहतियात जितनी भी की जाए ज़रूरी है। जो लोग मोटर बाइक चलाते हैं वो डस्ट उनके अंदर जाती है, उनको तो ये आम हालात में भी पहनने चाहिए। आपको शायद याद होगा कि जब कोरोना नहीं आया था तो मैं देखता था कि बहुत से लोग ऐसे थे जो मोटर बाइक चलाते हुए ये मास्क पहना करते थे, तो वो अच्छा करते थे। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस के कई जवान थे
जो मास्क पहनते थे, हालांकि उसमें कोरोना नहीं आया था, क्योंकि इतनी हमारी डस्ट है, उसकी वजह से सांस की बीमारियां, सांस की जो नालियां हैं उनके अंदर रतूबत जमा हो जाती है। इसके ऊपर अगर वायरस का हमला हो तो वो बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है। तो अपनी इम्यूनिटी बेहतर करें और सर्दी से बचें, ये गर्दो गुबार से अपने आप को महफूज करें। यही वो चीज़ें हैं जो हम कर सकते। देखें, ये चीज़ें जो हम कर सकते हैं, अगर हम वैक्सीन का इंतज़ार ही करते रहेंगे तो वैक्सीन भी 100% नहीं है इसका इलाज। इसका इलाज एहतियात है और बर वक्त इलाज। जैसे ही आपको सिम्टम शुरू हों, आप फौरी तौर के ऊपर आइसोलेट हो जाएं, और जिस वक्त सांस उखड़े, थोड़ी सी भी अगर उखड़े, आजकल तो आपको पता है कि ये जो पल्स ऑक्सीमीटर हैं अवेलेबल हैं, कोई 1500 से लेके 2500-3 हज़ार तक पल्स ऑक्सीमीटर मिल जाता है। अगर ये पल्स ऑक्सीमीटर लगा के देख ली जाए, अब किसी को अगर ये सिम्टम्स हो गए हैं या कोरोना पॉजिटिव आ गया, अपने घर में आइसोलेट हो जाए, पल्स ऑक्सीमीटर से चेक कर ले। अगर उसकी सैचुरेशन जो है 95% से ऊपर है तो ठीक है। जैसे ही 95% से ड्रॉप करे, वो अस्पताल आ जाए और अस्पताल में आके उसको पूरी तरह उसको लुक आफ्टर किया जाएगा। ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है। अब हमारे पास जितने भी पेशेंट जो आ रहे हैं, वो ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जिनके अंदर यही सांस की कोई थोड़ी सी ऑक्सीजनेशन की कमी हुई है, और उनको पता है कि हमें दाखिल होना चाहिए। तो ये चीज़ें अवाम में फैलानी भी चाहिए। और आइसोलेशन जो है, वो होम आइसोलेशन जो है ना, वो बेस्ट आइसोलेशन है। ये सब चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इस पर काबू पाएंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे मौका दिया इन सब बातों को करने का, क्योंकि ये वक्त है जिसमें हमें आवाम को ये एहसास दिलाना है कि ये बीमारी जो है ये दोबारा फैल रही है और शिद्दत इख्तियार कर सकती है अगर हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करेंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, जहां हुकूमत की जानिब से शहरियों में आगाही के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ का अमला 24 घंटे आपकी खिदमत के लिए मौजूद है। तो ऐसे में शहरियों को भी चाहिए कि वो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें और गैर ज़रूरी तौर पर घर से निकलने से इज्तनाब करें। अगर किसी काम के सिलसिले में घर से निकलें भी तो चेहरे पे, मुंह पर जो है मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और हाथ जो हैं वो उसे बार बार धोते रहें। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। भाइयों वो तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इकदाम भी करें।